आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और हम आपके लिए दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आज भी हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आए हैं। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं एक फौजी, एक थरो आर्मी मैन, कर्नल राजीव खुल्लर जी। राजीव जी नमस्कार आपको। नमस्कार और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम अनुभव 2.0 पे। और आप हमारे श्रोताओं को ये बताएंगे कि जैसे हम आप पे इतना गर्व करते हैं कि आप फ़ौज में थे, इंडियन आर्मी में थे, तो पहले तो आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपकी वो इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको फ़ौज में ही जाना है। ये रास्ता मेरे परिवार वालों ने दिखाया था जी। मेरे नाना के नौनिहाल के लोग काफ़ी फ़ौज में थे जी जी। और जिस इलाके से वो थे जी, पाकिस्तान पंजाब से जी, उधर फ़ौज की काफ़ी अहमियत थी, काफ़ी गर्वपूर्ण कैरियर माना जाता था। जी जी बिल्कुल। तो वो चाहते थे कि उनका परिवार इस प्रथा को जारी रखे जी। तो मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप सैनिक स्कूल जाएं। अच्छा, आप सैनिक स्कूल गए? जी हाँ, सैनिक स्कूल जाएं तो वहाँ से रास्ता सिर्फ और सिर्फ फौज की तरफ ही जाता है, क्योंकि उस तरह की प्रशिक्षण आपको वहाँ प्रशिक्षण है, मकसद वही होता है, मुद्दा वही होता है जी। तो कक्षा 5 से ही मैं सैनिक स्कूल में था और उसी मुद्दे को लेकर मैं वहाँ गया था। क्या बात है। तो आप फिर फौज में आए तो आपको एक मतलब हर्ष तो है ही, ये तो बहुत एक गर्व की बात है कि आप अपने देश की सेवा सरहदों पे करेंगे। तो आपकी जो एक लंबी यात्रा रही, आप भर्ती शायद सेकंड लेफ्टिनेंट से होते हैं? जी हाँ जी। हमारे समय में ऑफिसर को पहला रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट दिया जाता था जी, जो अब अबॉलिश कर दिया गया है। जी जी जी। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी में आप हमें बताएं कि आप कौन से रेजिमेंट में थे और आपका काम किस तरह का था? मैं 4 बटालियन द राजपूताना राइफल्स में कमीशन लिया जी। और मेरा देखने का तरीका फ़ौज का इस प्रकार है कि ये एक तलवार की तरह है जी, जिसे आप जीवन भर तराशते रहेंगे जी। और कितनी मजबूत और कितनी धारदार बनी है ये तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब कोई मौका आएगा जी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए कि हम लगातार ट्रेनिंग करते रहें जी। और अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करते रहें। और जो नए सोल्जर्स आते हैं या नए ऑफिसर्स आते हैं वो भी इसी प्रकार आगे चलते रहें। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हम लोगों के लिए थ्रू आउट, जो कि हम क्या करते रहे, का सवाल दे रहा हूँ कि हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। ये कभी नहीं कह सकते हैं हम कि अब हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं और हम फिर बैठेंगे, बैठ नहीं सकते। क्या बात है, बैठ नहीं सकते।
तो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। हमेशा मुस्तैद रहते हैं और मुस्तैदी काफ़ी फ्रंट्स पर होती है। एक तो जब हम बॉर्डर पर होते हैं तो बॉर्डर के ऊपर मुस्तैद रहना पड़ता है। जी जी, बहुत। जब हम काउंटर इंसर्जेंसी के एरिया में होते हैं तो उस इलाके को सही रखना पड़ता है, कोई टेररिस्ट वगैरह उस इलाके में ना आए जी। अगर हम एड टू सिविल अथॉरिटीज़ में करते हैं तो वहाँ जान माल की रक्षा करने के लिए अपनी जान माल की रक्षा किए चिंता किए बिना हमें वो करना पड़ता है। और जब पीस एरिया में होते हैं जहाँ पर इनमें से फ़िलहाल इनमें से कोई भी ड्यूटी नहीं हो रही होती है तो हमारा ध्यान फिर ट्रेनिंग की तरफ जाता है। अच्छा, तो मतलब आपकी जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं राजीव जी, तो इसमें फिटनेस और किस तरह की ट्रेनिंग? जी हाँ, ट्रेनिंग के अंदर एक सबसे ज़रूरी है फिटनेस। अच्छा। क्योंकि एक फौजी बिना फिजिकल फिटनेस के फौज में कामयाब नहीं हो सकता। पता नहीं कितने कितने कठिन दुर्गम रास्ते और जगहों में उसे जाना पड़ता है, कितना सामान लेकर के जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ ये काम कर। इसलिए सुबह रोज़ हमारा पीटी होता है जी जी, पूरे साल जी, लगातार जी। उसके अलावा हर महीने कुछ टेस्ट होते हैं जी, जो सभी जवान जेसीओ अफसर सभी को पास करने पड़ते हैं जी। और अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रशिक्षण दिया जाता है। फेलियर मंजूर नहीं है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊपर रहता होगा। ऊपर रहता है और उसमें कोई कमी हम नहीं एक्सेप्ट करते। कोई वो नहीं है कि 5% छोड़ दिया, 10% छोड़ दिया, नहीं। वी ऑल हैव टू पास। हमें वो सबको पास करना चाहिए, 100% होना चाहिए जी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई गुड में आए या कोई सेटिस्फैक्ट्री में आए, लेकिन पुअर एंड फेलियर आर नॉट एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में तो फिजिकल फिटनेस होती है जी। उसके बाद ऑफिसर के लेवल की बात ना करते हुए एक जवान की लेवल की बात करता हूँ। उन्हें हथियार चलाने की दक्षता में लगातार बार ट्रेनिंग पे करना पड़ता है। फायरिंग के रेंजेस पे जाते हैं जी, जी, जी। या क्लासेस में जाते हैं और ये नहीं कि कल पास किया टेस्ट तो फिर आज नहीं होगा ना, जीवन भर वो यही करते रहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी कला है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इससे सही समय पर आप तो इसको निशाना चूक जाएगा जी, जी। तो हम बरकरार ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद युद्ध के दौरान या काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान कैसी सिचुएशन आएगी जी। उन सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें किस प्रकार से अपनी ड्रिल्स को, जैसे एक घर के अंदर जा रहे हैं, घर के अंदर टेररिस्ट हैं, उस घर को हमने क्लियर करना है जी, जी। तो क्या ड्रिल होंगी कि हमें कम से कम नुकसान होते हुए उस घर को क्लियर कर दें। या किसी पर हमला कर रहे हैं तो क्या ड्रिल्स होंगी कि हम अपनी जगह से दुश्मन की जगह तक हमला करेंगे और किस प्रकार से हमला करें जी। तो ये सारी तरतीब जी, जी, जी। का प्रैक्टिस चलता रहता है, तो अभ्यास चलता रहता है। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती होगी। मतलब ये सब हमारे बनी हुई है। अच्छा, बनी हुई है जी। फर्क इतना है कि जब कभी मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में कहीं और युद्ध होता है या कोई आपातकालीन समस्या आती है या कोई सिचुएशन आती है तो हम जो हमारे अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, वो सब देखते रहते हैं उस आपदा को कैसे, क्योंकि हर आपदा नहीं होती है, हर आपदा कब आ जाएगी किस रूप में आएगी तो वो कह नहीं सकते। अब जैसे आज ही कल पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेन हाईजैक हो गई तो ये एक नई तरीका है, यहाँ ज़्यादा होता नहीं है, पहली बार दुनिया में या दूसरी ओर कभी ऐसा हुआ होगा। तो सबकी निगाह उनके ऊपर है कि उसको वो कह रहे हैं न्यूज़ के मुताबिक कि एक डिब्बा जाकर के खाली करवाया और देखा कि होस्टेजेस को रिलीज़ करवाया। तो मतलब देश विदेश में जिस तरह की ये स्ट्रैटेजी बन रही है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। सिचुएशनल को देखते हुए हमारी जो ड्रिल्स बनती हैं उन सब जो हमारे अफसर हैं जिनकी ड्यूटी है कि ये देखना पढ़ना उनको रिफाइन करना ये होती रहती है। तो इस प्रकार ये ड्रिल्स बनती रहती हैं और उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो फिजिकल फिटनेस, फायरिंग और इस प्रकार की ड्रिल्स हमारी चलती रहती है। स्ट्रैटेजी एनालिसिस बहुत कुछ है
मतलब दिमागी भी इसमें नहीं, लेकिन ये जो दिमाग की जो चीज है वो कोई और कर ये हमारे अफसर नहीं करते, फौज ही है। हाँ जी, जी। इसका एक सेक्शन होता है, ट्रेनिंग विंग होता है। अच्छा, ट्रेनिंग विंग होता है कि आप देखें ऐसा हुआ, अगर आपको इसे करना हो तो किस प्रकार करेंगे, तो आप बैठें, सोचें और बताएं कि कम से कम नुकसान पाए, हम इसको काबू कर पाएं। तो वो अपना तजुर्बेकार अफसर होते हैं, जेएसयूएस भी होते हैं, तो वो उसके बाद वो ट्रेनिंग स्कूल्स में उसको ट्राई किया जाता है और फिर हमारे को वो सिखाया जाता है। तो ये ट्रेनिंग बरकरार चलती रहती है। तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि ये स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि कुछ एक चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं और उसके बाद वेरिएशन तभी आ सकती है जब हमको स्टैंडर्डाइज चीज़ का पता है। जी, अब मैं अपने काम में माहिर हूँ, नई सिचुएशन आई, अब मेरा दिमाग अपने आप कोई उस स्थिति को निपटने के लिए सोचेगा कि हाउ टू डील विद इट। तो जो हम यहाँ पे पीस एरिया में और जो फौज में नहीं हैं लोग, सिविलियंस हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है फौज में है, पर जो आप हमें बता रहे हैं ये तो बहुत जोखिम का काम है और पता नहीं गोली किस तरफ से आए। आपको ताज्जुब होगा, बात सही है, पता नहीं गोली किस तरफ से आए। और जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो पूरे ट्रूप्स का मतलब एक जो एक्शन में ट्रूप्स जाते हैं, उसको अपनी निगाह बहुत तीक्ष्ण रखनी पड़ती है कि और अपने ट्रूप्स को मतलब कि झंझोड़ के रखना पड़ता है कि तुम एक क्षण के लिए भी सो नहीं सकते। या मैं सोने का मतलब चलते वक्त, पेट्रोलिंग करते वक्त, दुश्मन के इलाके में, सीआई के इलाके में एक क्षण के लिए भी आप अपना चेहरा नीचे नहीं उठा सकते। देखिए बताइए, तो मतलब अच्छा ये बताएं आप कि आपका परिवार है और बच्चे भी हैं, तो आपके परिवार को आपको छोड़ के जाना पड़ता होगा जो आप फॉरवर्ड एरिया में जाते थे? जी हाँ, तकरीबन आधा मेरे जीवन तकरीबन तो हम बाहर ही रहे थे। जी। वहाँ क्योंकि जहाँ हम पोस्ट होते हैं, पहली बात तो 90% वहाँ पर परिवार को अलाउड नहीं है। और अगर कहीं अलाउड होता है तो फिर बहुत कम सुविधाएं होती हैं कि परिवार आ पाए। जी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला भी होता है। अब परिवार की सुरक्षा फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, हम असली मुद्दे से थोड़ा हट जाते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो ये निर्णय लेते हैं कि यहाँ परिवार आ सकते हैं या नहीं। तो तकरीबन तो ये तो मुश्किल, थोड़ी सी बड़ा मुश्किल काम है इमोशनली जिसको कहते परिवार वालों को थोड़ा, और सभी परिवार हैं तो टेंशन तो होती है। सच बात तो ये है कि जब रिटायर हो गए तब पीछे मुड़ के देखते हैं और पत्नी के साथ बैठते हैं, वो तब कहानियाँ सुनाते हैं, तब नई चीज़ शुरू होती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि वो किन किन कठिनाइयों से निकली थी। हम तो अपने काम में मकसूल हैं, हमें तो पता ही नहीं। फिर वो बताते हैं कि मैं पिता भी थी और माता भी थी। जी। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बोले आपको नहीं मालूम, जब आप नहीं थे तो मुझे ऐसे ही बात करना पड़ता है क्योंकि आप नहीं थे उधर। तो जो मैं सोचती हूँ मानसिक जो स्ट्रेंथ है वो आपकी फैमिलीज़ को भी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो ना टूट जाए, क्योंकि आपको वो कोई भी टेंशन नहीं देना चाहते, तो वो सब चीज़ों को मतलब झेल लेते हैं। बहुत सही कहा आपने। इनफैक्ट हमारे एक जनरल साहब थे, जनरल टाइनी डिलन, जो JNK में कोर कमांडर थे जब ये हुआ, उनकी इंटरव्यू से, वो हमारे साथी ही थे, उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु के बारे में टेलीविज़न पे 2 बार बताया गया कि वो उनकी डेथ हो गई। जी। तो आप सोच सकती हैं कि उनकी पत्नी का क्या हाल हुआ होगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ हो। और उस वक़्त ऐसी पोजीशन में थे जी, कमांडिंग पोजीशन में थे जी, तो बाकी परिवारों की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर पड़ती है जी। और वो उन्हें फ़ोन करती हैं, क्या वो लड़ाई में चले गए, हमने टीवी पे ये सुना है, क्या ये सही है? तो अपने आप के ऊपर संयम रखते हुए उस महिला ने, और काफ़ी महिलाओं को इसके दूर गुजरना पड़ता है, उनके लिए भी जीवन बहुत कठिन है। तो मेरी तो बिल्कुल ऐसे जैसे रूह कांप गई है इतना कुछ आपसे सुन के। और बस आपका बहुत अच्छा अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा और हम आपके लिए गर्व महसूस करते हैं। वी आर सो प्राउड
कि आज आप इतने बड़े सोल्जर कहूँगी मैं, आप कर्नल रिटायर हुए पर हमारे लिए आप एक सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते रहते हैं और हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, और आप और आपका परिवार किस तरह से ज़िंदगी को काटता है, ये हम आपके ऋणी हैं और हम आभारी हैं कि आप लोगों ने फ़ौज में इतना कुछ किया। तो राजीव जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने रियली में बहुत प्रोत्साहन दिया होगा बहुत सारे नौजवानों को, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज आप हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता सके। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 133। और राजीव जी, आपका फिर से नमस्कार और प्यार भरा आभार और स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।